चैप्टर 3 अमीर बनने की ओर उठाए दूसरा कदम। बिलीव यानी कि विश्वास। विश्वास मस्तिष्क का प्रमुख भाग है। जब विश्वास में विचारों का कंपन मिलता है तो हमारा अवचेतन उसे तुरंत ग्रहण कर उसका एक अमूर्त स्वरूप बनाता है और उसे अनंत मेघा के साथ जोड़ देता है, जैसा कि प्रार्थना करने के समय होता है। विश्वास, प्रेम और मौन भाव सबसे शक्तिमान और प्रमुख धनात्मक भावावेश है। जब यह तीनों जुड़ जाते हैं तो वो हमारे विचार स्पंदन को इस प्रकार रंगीन बना देते हैं कि वह तुरंत अवचेतन तक पहुंचता है तथा वहां उसका अमूर्त स्वरूप अनंत मेघा से तुरंत एक रिस्पॉन्स ग्रहण करता है। प्रेम और विश्वास वह मानसिक संवेग है जो मानव के आध्यात्मिक पद से जुड़ते हैं। इसके अलावा मौन भाव विशुद्ध जैविक संवेग है जो भौतिक शरीर से संबंध रखता है। इन तीनों भावों का आपसी मिश्रण या समन्वय सीमित क्षेत्र यथा मानव मस्तिष्क और अनंत मेघा के बीच एक सीधा संपर्क सूत्र कायम करता है। विश्वास को कैसे बढ़ाएं? ऑटो सजेशन के सिद्धांत की महत्ता समझने के लिए इच्छा का किसी मौखिक या स्थूल धन संपदा में ढलने की प्रक्रिया समझना आवश्यक है। इसी का सम्मिलित स्वरूप विश्वास पैदा करता है। वस्तुतः विश्वास एक मानसिक स्थिति है जो बार बार प्राप्त निर्देशों द्वारा पैदा की जाती है। जो निर्देश अवचेतन मस्तिष्क ग्रहण करता रहता है उसी से ऑटो सजेशन की श्रृंखला बनता है। उदाहरण के लिए वह उद्देश्य लीजिए जिसके लिए आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। स्पष्ट है कि आम रीडर्स जानना चाहते हैं कि किस प्रकार आपकी अदम्य इच्छा एक अमूर्त भाव से एक भौतिक उपलब्धि धन संपदा में परिवर्तित हो जाए। अब जो निर्देश स्वगत प्रेरणा और अवचेतन मस्तिष्क को आश्वस्त कर सकते हैं कि जो आपकी चाह है वो आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। यही बार बार आपके अवचेतन में प्रवेश कर विश्वास का स्वरूप ग्रहण कर लेगी, जिसके लिए आपका मस्तिष्क कई योजनाएं सोचेगा। लेकिन यदि विश्वास न हो तब कैसे विश्वास पैदा किया जाए? यह प्रक्रिया उतनी ही जटिल है जितना कि उस आदमी को लाल रंग का स्वरूप स्पष्ट कराना जिसने लाल रंग कभी देखा ही नहीं हो। विश्वास तो दृढ़ता में आता है। जब आप इस पुस्तक में वर्णित उन 13 सिद्धांतों को पूरी तरह आत्मसात कर लेंगे तो शायद आपको यह प्रक्रिया का स्पष्ट स्वरूप समझ में आ जाएगा। साधारण तौर पर अपने अवचेतन मस्तिष्क को लगातार कतिपय निर्देशों द्वारा पुष्टिकरण विश्वास का विकास बहुत कुछ स्पष्ट कर सकता है। उसको समझने के लिए उदाहरणार्थ यह समझे कि आदमी कभी कभी आपराधिक भाव कैसे प्राप्त करता है। एक बड़े अपराध शास्त्र विशेषज्ञ का मत है कि जब आदमी पहले अपराध के संपर्क में आता है तो सहज रूप में वह उससे घृणा करता है, लेकिन जब अपराध का लंबा साथ मिले तो वह इससे सहने लगता है और इसका अभ्यस्त हो जाता है, और यदि बहुत दिनों तक यही साथ रहे तो वह उससे प्रभावित होकर ऐसा काम करने भी लगता है। अर्थात जब कोई बात बार बार आपके अवचेतन मस्तिष्क में भर दी जाती है तो स्वभावतः वह एक विश्वास पैदा होने लगता है। अब यह हमारे ऊपर है कि कैसा विश्वास अपने आप में पैदा करें। कुछ लोग बल्कि ज्यादातर यही सोचते हैं कि उन्हें तो बर्बादी और गरीबी ही मिलती है। धीरे धीरे यही विश्वास उनकी धनात्मक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर ऋणात्मक प्रवृत्ति को उभारने लगता है और धीरे धीरे उनकी यही सोच भौतिक या ठोस रूप में उनके सामने आने लगता है। इस सोच से मुक्ति पाना ही सफलता की ओर चलना है। यदि आपका अवचेतन इस सोच से आक्रांत है कि आपको सदैव असफलता और बर्बादी ही मिलती है या आपका भाग्य ही ऐसा है, तो जरूरी है कि सोच को सुधारा जाए और गहरी बैठी इस भावना को भकाया जाए। इस बहकाव को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए आप यह सोचना प्रारंभ कर दें कि जो आप चाहते हैं वह पहले ही आपके पास है। धीरे धीरे यह भाव आपके अवचेतन में हल्की सी आशा का संचार करेगा और आपकी सोचने की प्रवृत्ति में बदलाव आने लगेगा। यदि कोई व्यक्ति बुरी संगत में रहने के कारण अपराधी होता है तो यह भी निश्चित है कि अच्छा साथ उसको ऐसी मनोवृत्ति से मुक्त कर सकता है। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे और सफलता की कामना को धीरे धीरे अपना विश्वास बना लेंगे तो सफलता निश्चित ही आपके कदम चुमेगी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विश्वास वह मानसिक स्थिति है जो स्वतः प्रेरणा ऑटो सजेशन से प्रस्फुटित होती है। कदाचित इसलिए धर्म में आस्था का मूल मंत्र सदियों से विश्वास पैदा करना ही माना गया है। इसका प्रथम चरण है स्वयं पर विश्वास करना। आगे बढ़ने से पूर्व इसको समझ लें कि विश्वास वह बाह अमृत है जो हमारे विचारों को प्राणवान कर हमें जीवंत करता है। उस विचार को बार बार दोहराएं। धन प्राप्ति के लिए भी स्वयं पर विश्वास पहला चरण है। विश्वास ही समस्त करिश्मों का आधार है। यही सारी असफलताओं की काट है। विश्वास ही वह शक्ति है जो हमारे विचारों को स्पंदित कर एक विभिन्न विचारों वाले मनुष्य का मेल अनंत मेघा से करवाती है। यह विश्वास वह अलौकिक बल है जो हमारे सामने अनंत मेघा की शक्ति स्पष्ट कर सकता है। उस धारणा को बार बार दोहराकर अपना मन सुखद करें। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि यदि कोई झूठ बार बार दोहराया जाए तो वह सत्य का स्वरूप ग्रहण करने लगता है। हर आदमी वह बनता जाता है जो उसके विचार होते हैं। यदि विचारों में विश्वास का पर हो तो वह मानस में एक चुंबकीय बल पैदा करता है। ईथर एक महान और महानतम वैश्विक पदार्थ है जिसमें शाश्वत बलों का स्पंदन होता रहता है। यह स्पंदन ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। उसमें भय, दयनीयता, व्याधि, गरीबी इत्यादि के साथ समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता और खुशी के भी स्पंदन निहित होते हैं। इसी ईथर से मानव मस्तिष्क स्पंदन प्राप्त करता रहता है। परंतु यदि इससे प्राप्त स्पंदन की
की आवृत्ति मानव मस्तिष्क में निहित स्पंदन की आवृत्ति से मेल खाती है तो यह स्वतः ही द्विगुणित हो जाती है। अतः यदि हमारे विचार से धनात्मक भाव होंगे तो उन्हीं की अनुगूंज हमें सुनाई पड़ेगी इस ब्रह्मांड में भी, और उसी के अनुसार हमारे विचार ढलने लगते हैं। इसलिए सब यही कहते हैं कि ऋणात्मक विचार अपने मस्तिष्क से निकाल फेंको और धनात्मक विचारों को ही प्रश्रय दो। आपसे यह बार बार कहा जाता है कि अपना लक्ष्य स्पष्ट रखो तथा उसे बार बार दोहराओ। यही आपके विचार स्मृति धारणा का आधार बन आप में आत्मविश्वास जागृत करते हैं। आत्मविश्वास पैदा करने का सूत्र या फॉर्मूला। नंबर 1, मुझे ज्ञात है कि मुझ में अपना स्पष्ट लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता है, इसलिए मेरी मांग है कि मैं लगातार उसको प्राप्त करने के लिए चेष्टारत रहूं। ऐसा करने का मैं वादा करता हूं। नंबर 2, मुझे मालूम है कि मेरे दिमाग में जो ज्यादा प्रभावशाली विचार होते हैं वही मुझे बाहरी उपलब्धि के रूप में अपना स्वरूप प्रदान करते हैं, इसलिए मैं नित्य आधा घंटे इन विचारों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखूंगा। मैं उस व्यक्ति पर अपना सोच केंद्रित रखूंगा जो मेरी मनचाही सफलता को स्वयं भी प्राप्त कर चुका है। नंबर 3, मुझे स्वगत प्रेरणा के सिद्धांत से ज्ञात है कि यदि कोई इच्छा मेरे मन में लगातार रहेगी तो अंततः वह अपनी अभिव्यक्ति बाहरी विश्व में भी ढूंढने का प्रयत्न करती रहेगी। अतः मैं रोज कम से कम 10 मिनट तक इसी इच्छा को विश्वास में परिवर्तित करने का प्रयत्न करूंगा। नंबर 4, मैंने स्पष्ट लिख लिया है कि जीवन में मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है। मैं लगातार उसको पाने का प्रयत्न करता रहूंगा और विपरीत फल के कारण कभी विमुख नहीं होऊंगा। नंबर 5, मैं जानता हूं कि कोई पद वस्तुतः सदैव कायम नहीं रह सकती जब तक कि उसका आधार प्राप्त और सत्य न हो, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जो किसी को भी अहित करता हो। मैं सबके सहयोग से ही काम करूंगा। मैं किसी से कोई अनैतिक सेवा नहीं करवाऊंगा। मैं इन सूत्रों को सदैव स्मरण करता रहूंगा और नित्य प्रति इसे सुबह शाम दोहराता रहूंगा। मैं जानता हूँ कि ऋणात्मकता मेरा कोई अस्थायी हित नहीं कर सकती। उस सूत्र के पीछे प्रकृति का वह नियम है जिसे कोई भी स्पष्ट नहीं कर सका है। इसी को मनोवैज्ञानिक स्वतः प्रेरणा या ऑटो सजेशन का नाम देते हैं। इसका नाम कुछ भी हो परंतु यह कारगर रहता है, ये सब स्वीकार करते हैं। यदि उसका धनात्मक रूप ही प्रयोग में लाया जाए तब ही उसकी प्रभावशीलता बढ़ी चढ़ी रहती है और ऋणात्मक प्रयोग स्वयं ध्वस्तकारी सिद्ध होता है। लेकिन यहाँ यह भी स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि हमारा अवचेतन मस्तिष्क ऋणात्मक या धनात्मक विचार संवेगों में कोई फर्क नहीं करता। यह तो एक मशीन जैसा काम करता है तथा जैसा माल भरोगे वैसा ही पाओगे के सिद्धांत पर काम करता है। यदि भय का संचार करोगे तो भय प्राप्त होगा और यदि आशा का संचार करोगे तो आशा मिलेगी। चिकित्सा इतिहास में इस फॉर्मूले की सत्यता स्थापित करने के लिए कई उदाहरण मिलते हैं। एक व्यक्ति मिडवेस्टर्न शहर में एक बैंक का कार्यकर्ता था। उसका नाम था जोसेफ ग्रांट। उसने बैंक के डायरेक्टरों को बिना सूचित किए एक बड़ी रकम उधार ले ली। इन पैसों को उसने जुए में लगाया और पूरी रकम हार गया। एक दोपहर को वहां बैंक का लेखा परीक्षक आया और उस हिसाब की जांच करने लगा। जैसे ही ग्रांट को खबर लगी वह भागकर एक होटल में चला गया। 3 दिन बाद जब बैंक के कर्मचारी उसको ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, मैं मर जाऊंगा, यह मानहानि मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कुछ ही देर में उसका निधन हो गया। जिस प्रकार विद्युत काम करती है उसी प्रकार स्वतः प्रेरणा भी अपना प्रभाव दिखाती है। बिजली विध्वंस भी कर सकती है और विकास भी, यह तो उसके इस्तेमाल पर ही निर्भर रहता है। यदि शांति और समृद्धि की कामना है तो स्वतः प्रेरणा वही प्रदान करेगी, किंतु यदि आप गरीबी और दयनीयता अपनी चेतना में भरते रहेंगे तो आपको शांति और समृद्धि किस प्रकार मिल पाएगी। आप यदि भय से आक्रांत रहेंगे तो क्या कभी आपको आशा प्राप्त हो पाएगी। यह कथन उतना ही सत्य है जितना कि 2 और 2 4 होते हैं, यानी यह एक गणितीय तथा सर्वहारा सार्वभौमिक सत्य है। स्वतः प्रेरणा तो एक हवा है और जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं उसी दिशा में चलने लगती है। स्वतः प्रेरणा को नीचे दी गई कविता में बहुत स्पष्ट रूप में समझाया गया है। यदि सोचा कि पिट गए तो पिट गए, यदि सोचा कि हिम्मत नहीं है तो नहीं है, यदि जीत की चाह है पर सोचते हैं कि नहीं जीत सकते तो यह निश्चित है कि आप हारेंगे ही। यदि सोचा कि हारेंगे तो हार निश्चित है, क्योंकि दुनिया में यही होता रहा है। सिर्फ इच्छा शक्ति से जीत शुरू होती है। यह सब कुछ मनोस्थिति पर निर्भर है। यदि आशंका पिछड़ने की है तो पिछड़ेंगे ही, इसलिए सदैव आगे बढ़ने की सोचे। आप दृढ़ विश्वास से आगे बढ़ें, तभी आपका प्रयास पुरस्कृत होगा। जीवन संघर्ष में जीत सदैव तेज या ताकतवर की नहीं होती, वरन जीतता वो है जिसे विश्वास हो कि वह जीतेगा ही। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन का ही संकल्प है हर प्रयत्न का सार। कवि की उन पंक्तियों पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाएगा कि अपनी सफलता और असफलता के आप खुद जिम्मेदार हैं, आपका भाग्य या किस्मत नहीं। यह मान ले कि जो कुछ आप उपलब्ध करना चाह रहे हैं उसका बीज आपके ही मस्तिष्क कोशों में पड़ा है। यदि आप उसको सही प्रकार से जगा पाए या अंकुरित कर पाए तो यह आपको अपनी बुलंदियों तक जरूर ले जाएगा। जिस प्रकार एक उस्ताद सारंगी के मृत समान तंतुओं से बेहद मनोहारी रंगों को सृजन कर सकता है, उसी प्रकार अपने निष्प्राण प्रेम मेघा को जीवंत कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन का ही उदाहरण ले लीजिए। 40 वर्ष से ज्यादा की उम्र तक वह हर काम में असफल रहे। वह बेकार और फालतू इंसान ही थे जब तक कि उनको एक महान अनुभव नहीं हुआ जिसने उनकी सोती मेघा को जागृत कर दिया, और वह न सिर्फ अमेरिका के वरन समूचे विश्व के एक महान व्यक्ति बन गए। उनका वह अनुभव शोक एवं प्रेम की भावनाओं से एक साथ ओतप्रोत था। उसकी प्राप्ति उन्हें एनी रुटलेज के माध्यम से हुई, जो एक भाग महिला थी जिनसे उन्होंने सच्चा प्यार किया था। यह एक सत्य है कि प्रेम और विश्वास के संवेगों की मन में स्थिति लगभग एक प्रकार की ही होती है।
इसी प्रकार प्रेम को भी एक अमूर्त आध्यात्मिक माना पहनाया जा सकता है। जब लेखक शोध कर रहा था तब तो उसने सैकड़ों लोगों की महान उपलब्धियों का विश्लेषण किया था। तब उसने पाया कि लगभग हर एक महान उपलब्धि के पीछे किसी न किसी महिला से प्रेम का अपना पूरा योगदान था। यह प्रेम का संवेग है जो मानव के हृदय और मस्तिष्क में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करता है, जिनसे वातावरण में व्याप्त ईथर में बड़े महीन स्पंदन पैदा होते हैं। यदि आप विश्वास की महत्ता की गवाही चाहते हैं तो उन व्यक्तियों की उपलब्धियों में झांक कर देखें जिनको आत्मविश्वास से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में पहला नाम दी नजरीन का आता है। ईसाइयत एकमात्र शक्ति है जो सर्वाधिक मनुष्यों को प्रभावित करती है और इस ईसाइयत का मूल आधार ही विश्वास है। इसकी चाहे कितनी कुत्सित व्याख्याएं की गई हो और कितनी भी रूढ़िवादिता और दृढ़वादिता से इस शक्ति को जोड़ा गया हो, इसका मूल आधार विश्वास या भरोसा ही है। क्राइस्ट के करिश्मे जिन्हें चमत्कार की संज्ञा दी जाती है वह वस्तुतः विश्वास की ही घटनाएं थी। वस्तुतः यह करिश्मे जहाँ कहीं भी घटित होते हैं उनका आधार विश्वास ही होता है। सच तो यह है कि ईसाइयत के धर्म धुरंधर इस सत्य से कभी परिचित ही नहीं हुए। अब हम उस आदमी का जिक्र करना चाहेंगे जिसने आधुनिक सभ्यता को सर्वाधिक प्रभावित किया है, यानी भारत का महात्मा गांधी। इस कमजोर से दिखने वाले इंसान के पास न तो पारंपरिक रूप में कोई शक्ति थी, ये था धन, सेना या कोई बड़ा भौतिक खजाना, न कोई ढंग का कपड़ा, न कोई आलीशान निवास, परंतु उसके पास थी शक्ति, वह भी अंकुर। उसके पास इतनी शक्ति कैसे आई? उसने विश्वास के सिद्धांत को समझा, इसकी शक्ति को जाना, जिसको यह एक गहरी निष्ठा बनाकर अपने देशवासियों के मन में उतार दिया। गांधी ने सिर्फ विश्वास के दम पर ही उस समय की सर्वाधिक शक्तिशाली राजनीतिक सत्ता को पराजित कर दिया था। यह उस विश्वास का ही परिणाम था। 20 करोड़ लोग एक प्राण एक शरीर के समान उसकी आज्ञा का अनुसरण करते थे। विश्वास के अलावा ऐसी कौन सी शक्ति है इस दुनिया में जो ऐसा चमत्कार दिखा सके? गांधी ने यह चमत्कार विश्वास के सिद्धांत को आत्मसात करके ही किया था। ऐसा दिन अवश्य आएगा इस धरती पर जब दोनों मालिक और नौकर इस चमत्कारी शक्ति को पहचान लेंगे और वही दिन एक नई सभ्यता के अन्वेषण का दिन होगा। अभी हाल की मंदी में विश्व के सामने यह स्पष्ट हो गया है कि विश्वास की कमी व्यापार में भी कैसे कहर ढा सकती है। निश्चित ही इस सभ्यता में ऐसे बुद्धिमान होंगे जो पहचान सके कि विश्वास की कमी कैसे कैसे भय पैदा कर सकती है। वे गांधी की तरह व्यापार और उद्योग में इस शक्ति को लगाएंगे और चमत्कार पैदा करेंगे। अभी के यह अनजान लोग स्टील प्लांट्स, कोल या ट्रेन्स तथा सवारी निर्माण के क्षेत्र में एक युगांतकारी परिवर्तन उपस्थित कर सकेंगे। व्यापार में सुधार की बहुत आवश्यकता है। इसमें शक्ति और भय के तत्वों में विश्वास का जब पूरा सहयोग मिलेगा तो लोगों को अच्छा काम, अच्छा वेतन और मुनाफा भी प्राप्त होगा। आज के मशीनी युग ने मानव क्रियाकलाप के आत्मशक्ति का लोप कर दिया है। आज के लोग मशीन के पुर्जे समझते हैं। आने वाले युग में मानक सुख और संतोष का बोलबाला होगा, न कि सिर्फ मुनाफे और मशीनी सहूलियतों का। इस संदर्भ में विगत की एक घटना का विश्लेषण लाभकारी सिद्ध होगा। यह घटना सन 1900 की है जब यूनाइटेड स्टील कॉर्पोरेशन स्थापित किया जा रहा था। उसका इतिहास पढ़ते समय दिमाग में उन मूल्य तत्वों को रखना जिससे स्पष्ट होगा कि किस प्रकार विचार किस्मत बना देते हैं। सबसे पहले इस यूनाइटेड स्टील कॉर्पोरेशन स्थापित करने का विचार चार्ल्स एम शवाब के दिमाग में आया था। यह विचार उनकी कल्पना से उत्पन्न हुआ था। द्वितीय चरण में जब इस विचार में विश्वास का समावेश हो गया तब उसने तृतीय चरण में एक योजना बनाई जिससे अपने इस विश्वास मिश्रित कल्पना को एक मूर्त स्वरूप प्रदान कर सके। चौथा चरण तब आया जब उसने अपने इस प्लान या योजना को अपनी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी तकदीर के द्वारा जनता के सामने रखा। पंचम चरण में उसने अपनी योजना को लगन के साथ जोड़ा और निर्णय लिया कि इसे कार्यान्वित किया जाएगा। छठवां चरण था उसके द्वारा अपनी ज्वलंत इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक राह का खोजना। यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे धन के अंबार लगाए जा सकते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स कॉर्पोरेशन की कहानी आपको एक नया बोध देगी और समझा देगी कि कैसे सोचो और अमीर बनो की प्रक्रिया कारगर होती है। अभी तक दिमाग में कोई संशय होंगे तो वह भी दूर हो जाएंगे। इस गौरव गाथा में इस पुस्तक में वर्णित 13 सिद्धांतों का पूरा समावेश है। यह कथा बड़े ड्रामाई अंदाज में जॉन लोवेल ने न्यूयॉर्क वर्ल्ड टेलीग्राम में प्रकाशित की थी, जिससे उनके सौजन्य से यह दोबारा छापा जा रहा है। भोजनोपरांत दिया जाने वाला $1 अरब मूल्य का भाषण जब 12 दिसंबर 1900 की शाम को देश की 80 चोटी के सम्मानित वाणिज्यिक व्यक्तित्व के सामने यूनिवर्सिटी क्लब 5th एवेन्यू के दावत हॉल में सभी महानुभाव पश्चिम प्रदेश से आए एक युवा का सम्मान करने इकट्ठा हुए तो शायद उन्हें मालूम नहीं था कि वे अमेरिकी औद्योगिक इतिहास की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना के गवाह बनने जा रहे हैं, जो एडवर्ड सिमंस और चार्ल्स रॉबर्ट स्मिथ ने अपनी पिट्सबर्ग की यात्रा के द्वारा चार्ल्स शवाब द्वारा की गई खातिर तवज्जो से कृतज्ञ होकर इस भोज की व्यवस्था की थी, जिसके द्वारा वे इस 38 वर्षीय स्टीलमैन का पूर्वी बैंकिंग सोसाइटी से परिचय कराना चाहते थे। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि इस समारोह में इतनी भीड़ उमड़ पड़ेगी। तब चेतावनी देते हुए बताया गया कि न्यूयॉर्क का अभिजात वर्ग भाषण का ज्यादा कायल नहीं है और भाषण का समय 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चार्ल्स शवाब के निकट बैठे जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन भी वहाँ ज्यादा देर रुकने के विचार से नहीं आए थे। जहाँ तक
प्रेस और लोगों का प्रश्न है तो उनका दूसरे दिन के अखबार में कोई जिक्र भी नहीं आया था। तो दोनों मेजबान और मेहमानों ने अपनी 7-8 बैठक की। उन लोगों की आपस में ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई। कुछ बैंकों और शेयर दलालों से भी शबाब का परिचय कराया गया, उनमें भी आपस में ज्यादा बातचीत नहीं हुई। लेकिन वह शाम खत्म होते होते वे दोनों और मनी मास्टर मॉर्गन अभिभूत हो गए थे, क्योंकि तभी यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉर्पोरेशन स्थापित करने के विचार का जन्म हुआ था। दुर्भाग्यवश चार्ल्स शबाब के उस भोजनोपरांत भाषण का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। यद्यपि शिकागो में बैंकरों के साथ मुलाकात में इस भाषण के कुछ हिस्से ही दोहराए गए थे, वहां पूरी स्पीच नहीं रखी गई थी। चार्ल्स शबाब ने तब भी इसके कुछ हवाले दिए थे, जबकि अमेरिकी सरकार ने स्टील ट्रस्ट को भंग किया था। पर चार्ल्स शबाब की वहां दी गई गवाही ने मॉर्गन की आर्थिक गतिविधियों में बेहद सुधार किए जाने के लिए मजबूर कर दिया था। हो सकता है वह एक धारा प्रवाह भाषण हो जिसमें व्याकरण की अशुद्धियां भी हो। चार्ल्स शबाब की भाषा तब ज्यादा शुद्ध नहीं थी, परंतु वह व्यंग और चुटीली युक्तियों से परिपूर्ण था। उस भाषण से ही लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वहां उपस्थित लोग लगभग $5 अरब की पूंजी लगाने को राजी हो गए। वैसे तो समय बढ़ ही रहा था जब वह भाषण खत्म हुआ। यद्यपि चार्ल्स शबाब तो 90 मिनट तक बोला, उस पर बहसें घंटों चलती रही। चार्ल्स शबाब की करिश्माई व्यक्तित्व का जादू वहां सर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रभावशाली था उसके द्वारा दिया गया स्पष्ट कार्यक्रम स्टील उद्योग के अपरिमित विस्तार के लिए। यद्यपि पहले भी कई लोगों ने मॉर्गन को अन्य उद्योगों की तरह स्टील उद्योग की राह के विस्तार की राह सुनाई थी, परंतु उसने उन्हें अस्वीकार कर दिया। यह तो शबाब का ही भाषण था जिसने मॉर्गन को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया था जहां से वह उसके दुस्साहसी कार्यक्रम और योजना के ठोस परिणाम को देख सकता था। असल में वह वाणिज्यिक चुंबकीय बल एक पीढ़ी पहले ही शुरू हो चुका था। कई छोटी बड़ी स्टील कंपनियां बनाई जा चुकी थी। उस हर्षमुख व्यापारी जॉन डब्ल्यू गेट्स ने भी अमेरिकन स्टील एंड वायर कंपनी बनाई थी तथा मॉर्गन के साथ एक फेडरल स्टील एंड वायर कंपनी बनाई थी। उधर एंड्रूज कार्नेगी का भी एक ऐसा ही संस्थान था। जब भाषण खत्म हुआ तो मॉर्गन ने एक हफ्ते तक इस योजना पर विचार किया। फिर उसने शबाब से पूछा, क्या तुम एंड्रूज कार्नेगी को राजी कर सकोगे? मैं कोशिश कर सकता हूँ, शबाब का उत्तर था। यदि वह अपना संस्थान बेच सके तो मैं इस योजना को अपने हाथ में ले लूंगा। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक रहा, पर क्या कार्नेगी बेचेगा? उसे कितनी रकम चाहिए होगी? शबाब का विचार था $32 करोड़। फिर वह भुगतान किस रूप में चाहेगा? कुछ प्रसिद्ध शेयरों के रूप में या बॉन्डों के रूप में या नगद? नगद तो शायद नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम कोई कैश तो लेगा नहीं। उसी साल जनवरी में वेस्ट चेस्टर में कार्नेगी भरी ठंड में जब गोल्फ खेल रहा था तो शबाब भी वहीं पहुंच गया और अपनी पूरी योजना और उसके प्रतिफल बता दिए, जिसमें शामिल थे कार्नेगी के रिटायरमेंट के पश्चात चैन का जीवन, भत्ते इत्यादि। अंततः कार्नेगी ने एक कागज के टुकड़े पर रकम लिखकर शबाब को दे दिया। शबाब ने उसको देखा और कहा, यह रकम मुझे स्वीकार है। वह रकम थी लगभग $40 करोड़। $32 करोड़ तो चार्ल्स ने सोचे ही थे, उसमें 8 करोड़ पिछले 2 साल की बढ़ी हुई पूंजी की रकम थी। बहुत बाद में जब एक आरामदेह जहाज में कार्नेगी और मॉर्गन एक साथ जा रहे थे तो कार्नेगी ने कहा, काश मैंने तब $1 अरब की मांग की होती। मॉर्गन का उत्तर था, अगर तुम यह रकम मांगते तो तुम्हें आराम से मिल जाता। आखिरकार शबाब को अपनी मेहनत का पुरस्कार मिल गया। उसे नए कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया। वह उस पद पर 1930 तक रहा। इस बात की चर्चा इस पुस्तक में इसलिए की गई है क्योंकि यह उदाहरण बताता है कि कैसे मात्र एक इच्छा अपने भौतिक रूप में परिवर्तित की जा सकती है। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों के मन में अभी भी संशय होगा। उनमें कुछ लोग निश्चित रूप से सोच रहे होंगे, कुछ से कुछ कैसे बनाया जा सकता है। इसी का उत्तर है दी यूनाइटेड स्टेट्स स्टील की स्थापना। यह विराट संस्थान एक विचार के रूप में एक आदमी के मन में उपजा था। इससे संबंधित योजना भी उसी व्यक्ति के दिमाग में उभरी थी। वस्तुतः उसकी इच्छा कल्पना उसके विश्वास से मिलकर एक लगन लगी और यह विशाल संस्थान अस्तित्व में आया। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि यह विचार लगभग $60 करोड़ के मूल्य का सिद्ध हुआ। एक विचार की इतनी कीमत काफी है, परंतु इस विचार के पीछे दृढ़ विश्वास, पूरी लगन, कल्पना और उसको मूर्तिमान करने की त्रुटि रहित योजना। इस योजना और पूरी विश्वास प्रक्रिया का उससे बेहतर और इससे बेहतर और क्या उदाहरण हो सकता है कि दी यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉर्पोरेशन न सिर्फ स्थापित किया गया वरन अमेरिका का एक सर्वाधिक धनी निगम बन गया, जिसमें नई प्रकार का इस्पात और नई मार्केटिंग विधियां उपजी। आज तक इस संस्थान की सफलता के चर्चे होते रहते हैं। तो स्पष्ट है कि धन संपदा का प्रथम चरण है उसके बारे में, अर्थात प्राप्त करने के लिए स्पष्ट विचार। उसके लिए जरूरी रकम की अपनी सीमा ही होगी, लेकिन जब इस विचार को विश्वास का सहारा मिल जाता है तो सीमाओं का बंधन क्षय होने लगता है। इसको स्मरण रखना, जब आप जीवन से स्वयं ऐसा ही कर गुजरे कि रकम का प्रतिफल चाहे। इसको स्मरण रखना, जब आप जीवन से स्वयं ही ऐसा कर गुजरे कि उसको रकम का प्रतिफल चाहे। यह भी याद रखिए कि वह व्यक्ति जिसने विराट कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉर्पोरेशन स्थापित की अपने समय का लगभग एक अनजाना युवक ही था। सच कहूँ तो वह एंड्रूज कार्नेगी का मैन फॉर डे मात्र ही था, लेकिन ऐसा वह तब तक ही था जब तक उसके मन में यह विचार नहीं पैदा हुआ था। परंतु जैसे ही यह विचार आया और उसने अपनी लगन, विश्वास और कल्पना से कार्यान्वित कर प्रारंभ किया कि वह एक प्रसिद्ध, शक्तिमान और बेहद धनी आदमी बन गया। सिवाय उस विचार के जो समझते हैं कि गरीबी और अमीरी विचार की संतान है, दिमाग की कोई सीमा नहीं होती।